मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी अभी जब मैं आ रहा था, जहाँ बैठा था वहाँ मैंने एक कुछ जो है वो पैनाफ्लेक्स पे लिखा हुआ देखा, जहाँ कुछ यही बात कर रहे थे। तो मैंने कहा ये तो मेरी प्रेजेंटेशन का ये किसको पता लगा कि ये चीज़ यहाँ होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को खुद सपोर्ट करता है, ECC प्रोग्राम खुद सपोर्ट करता है कि अर्ली एजुकेशन बच्चे को दी जानी चाहिए। लेकिन यू एग्री विद दैट? यानी कि उसे फ्रेंडली होना चाहिए और स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट होना चाहिए। यस सर, समहाउ स्ट्रिक्ट। देखें तो बात जब छोटे बच्चों की आती है ना, लेकिन अगर हम बड़े बच्चों की बात करें ना, मैम ने ठीक कहा, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वहाँ हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, वहाँ हमें समझाना चाहिए, कभी हमें स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए कि ऐसे नहीं करना। तो बेसिकली जो उनकी डिमांड है ना, हमारे यहाँ आमतौर पर माँ बाप की या जो पेरेंट्स की, उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो स्कूल का विजन है उसको मर्ज करें और फिर उसमें देखिए कि क्या बच्चे में वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, एंड ट्राई टू बी अ ट्रांसपेरेंट, क्लियर बता दें कि सर ये गैप्स हैं आपके बच्चे के अंदर, मैं अकेला या अकेली 4 घंटे मेहनत करने के बाद वो चीज़ नहीं डिलीवर कर सकती जो आपके जहनों में है। सर मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गया था फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के पेपर में ये सब पास थे, मैं फेल था। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का पेपर में फेल था, फेलियर था लाइफ का। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे मौका दिया कुछ चीज़ें शेयर करने का। कुछ हम आपसे सीखेंगे। इट्स बेसिकली अ लर्निंग कैफ़े, ठीक है? इट्स नॉट अ ट्रेनिंग, इट्स नॉट अ सेशन। ये सिंपल सा एक लर्निंग कैफ़े है। लर्निंग कैफ़े लाइक जिसमें हम दोनों यानी होस्ट और जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दोनों एक दूसरे का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। सो ये ट्रेनिंग नहीं होती। इसका सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि इसमें कोई फॉर्मल वे नहीं होता। आप जिस तरह से अपनी फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह की चीज़ है, ठीक है? तो आज का जो लर्निंग कैफ़े है ये फर्स्ट लर्निंग कैफ़े, और ये एक बेसिकली नया स्टार्ट है। सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमने टॉपिक रखा है वो बड़ा सिंपल सा है, जिसमें आप बड़े एक्सपर्ट हैं। सो प्री प्राइमरी टीचिंग मेथड्स, आप लोग सब परफॉर्म कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर आप लोगों ये काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपकी एक्सपर्टीज़ ज़्यादा है रादर मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराऊंगा, लेकिन पहले कोशिश करते हैं ज़रा 2 मिनट आप लोगों से ज़रा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि आप लोग का बैकग्राउंड क्या है, कितनी एक्सपर्टीज़ हैं, ताकि मुझे आसानी हो सके। अरे वेरी गुड। तो आप प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को पढ़ा रहे हैं? अरे यानी मोस्टली यहाँ पर जितने जो लोग हैं वो प्री प्राइमरी स्टैंडर्ड्स को जो है ना वो फॉलो कर रहे हैं और पढ़ा रहे हैं ना। अच्छा, आप लोगों का एजुकेशनल बैकग्राउंड मोस्टली मीरपुरखास से ही है या किसी ने बाहर से जाके कुछ सीखा है, या सब ने मीरपुरखास से ही सीखा है? वेरी गुड, ठीक है। तो चलें मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता हूँ, फिर उसके बाद आगे शुरू करते हैं सिलसिला। मी माई सेल्फ इंजीनियर नईम करीम। मैंने जब मैं 8th क्लास में था तब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की। जब मैं खुद 8th स्टैंडर्ड में था तब मैंने टीचिंग स्टार्ट की। बैचलर कंप्लीट किया 2012 में इलेक्ट्रॉनिक्स में। उसके बाद फिर IEEE, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उससे एक्सट्रीम 5.0 विन किया। फर्स्ट पोजीशन इन द यूनिवर्सिटी एंड 14th पोजीशन इन द वर्ल्ड। ये 24 आवर्स का एक कॉम्पिटिशन होता है जिसमें आप बैठते हैं और आप जो है वो कोडिंग्स करते हैं, प्रोग्रामिंग्स करते हैं। अच्छा, इसका बताने का मकसद क्या है? क्योंकि कोडिंग्स एनालिटिकल स्किल्स है और एनालिसिस जो है वो टीचिंग के शोबे से मैच करती हुई चीज़ है, तो इसलिए मैंने इसको ऐड किया। अच्छा, इसके बाद फिर प्रोफेशनल करियर स्टार्ट हुआ, जिस तरह होता है। जॉब स्टार्ट की डिफरेंट पाकिस्तान की मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मोस्टली ऑयल एंड गैस सेक्टर से मैं काम किया 2012 से कंटिन्यूसली जो है वो हैं। उसके बाद अभी करंटली वर्किंग एज एन असिस्टेंट मैनेजर इन ब्रिटिश पेट्रोलियम, फॉर्मली जो कहलाती है, लेकिन करंटली यूनाइटेड एनर्जी पाकिस्तान में है। ये एक ग्रुप है जो कि मल्टीपल एनर्जी सेक्टर्स में काम करता है। आपने कभी आप कराची में जाते हो नूरियाबाद की तरफ, वहाँ विंड्स आपको मिलती हैं, विंड टरबाइन मिलती हैं, वो बेसिकली उसमें काम करने का मौका मिला। इसके अलावा ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर करना, रिसर्च करना और उसके बाद उसको फिर सेल आउट करना, ये बेसिकली मेरी कोर फील्ड है। इस कोर फील्ड के अंदर जो मेरी जॉब है वो डिज़ाइनिंग की है। मैं डिज़ाइन करता हूँ नेटवर्क्स को, कंट्रोल नेटवर्क्स को, जो कि प्लांट को ऑपरेट कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि
इसी स्कूल से पढ़ा, यानी मीरपुरखास से ही पढ़े, एसएल कॉलेज से जो है ना वो सेकेंड ईयर करके कराची चले गए, और उसके बाद फिर जो है वो तमाम जो एरिया रहा वो सरकारी इदारों में ही पढ़ा, यानी कोई प्राइवेट इदारे में नहीं पढ़ा, सिर्फ और सिर्फ चंद जो प्राइमरी का एज होती है उसमें बस मौका मिला। तो ये जहन में रखे रहना चाहिए कि कोई HSN और कोई बड़े इदारों से मैंने नहीं पढ़ा है। लेकिन इसका बताने का मकसद ये कि ये कुछ करने के बाद भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। नाउ एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, मल्टीपल बिजनेस रन करता हूँ, जिसमें एग्रीकल्चर सेक्टर है, जिसके अंदर लाइव स्टॉक्स है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। इसके साथ साथ दुनिया का सबसे डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, 7th मोस्ट डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम CCIE, आई एम सर्टिफाइड। सो ये थोड़ी सी समरी थी मेरी। नाउ स्टार्ट द टॉपिक। क्या लिखा हुआ है? बचपन का इल्म पत्थर पर लकीर। ये बड़ा छोटा सा सेंटेंस था, मुझे कहीं किताब में पढ़ने का मौका मिला, मैंने कहा चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बीइंग अ प्री प्राइमरी और अर्ली जो टीचर्स होते हैं उनको बताने का ये मकसद ये है कि जो कुछ आपने बच्चों के जहनों में नस्ब कर दिया वो पत्थर पर लकीर होगा। इसके माने ये कि आप फाउंडर हैं, आप लोग पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। यानी आज जो कुछ आप बताएंगे, जो कुछ आप पढ़ाएंगे, जो कुछ आप सिखाएंगे, वो उस बच्चे की पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट करेगा आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 30 ईयर्स, ये जब तक वो जिंदा रहेगा। आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं सोसाइटी के लिए, आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसका अंदाज़ा ऐसे हो सकता है कि जब हम लोग इस एज से निकल के प्रोफेशनल कैरियर में आए तो हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें जो कुछ पढ़ाया गया वो कितना इम्पोर्टेंट था। अगर हमें शायद डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता या हम पे इतनी ज़्यादा तवज्जो न दी जाती तो हम शायद यहाँ ना पहुँचते। तो क्रेडिट गोज़ टू प्री प्राइमरी टीचर्स। आप लोगों पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत भारी जिम्मेदारी है। कैसे पढ़ाना चाहिए? प्री प्राइमरी टीचिंग का जो मेजर कॉन्सेप्ट है, जो बॉटम लाइन है इन माय व्यू, मैं आपसे ज़रूर इनपुट लूँगा, आप लोग से ज़रूर सीखूँगा। बेसिक जो है वो है कि आप अपने एक्शन से बेसिकली पढ़ाते हैं बच्चों को। उसमें प्री प्राइमरी स्टेज पर आपको लिटरेचर की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। जो आप बोलते हैं, जो आप एक्ट करते हैं, वही बेसिकली बच्चे की तालीम की जो बुनियाद बनती है। आप देखें, कौन कहता है? हम नहीं कहते, यूनेस्को कहता है कि अर्ली एजुकेशन इतनी ज़रूरी है। कुछ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि हम छोटे से बच्चे को ही उठा के स्कूल में क्यों जो है वो डाल दें, 2-2.5 साल की उम्र में बच्चे को हम स्कूल में भेज दें, उसके बाद वो ना अभी सही तरीके से उसकी नींद पूरी होती है, ना उसके इमोशंस डेवलप होते हैं और हम स्कूल में भेज देते हैं। तो यूनेस्को ये कहता है कि ये बहुत ज़रूरी है कि अर्ली स्टेज पर बच्चे को स्कूल भेजा जाए, सिर्फ लिटरेचर के लिए नहीं, इसलिए भेजा जाए ताकि वो अपनी इमोशनल, फिज़िकल और इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट है उसको बहुत तेज़ी के साथ कर सके। क्योंकि स्कूल और घर में एक डिफरेंस ये होता है कि स्कूल में उसको मल्टी डायनेमिक इन्वायरमेंट मिलेगा, जहाँ वो जल्दी से अपने आप को ग्रोथ रेट में लेके आ सकेगा। यूनेस्को के मुताबिक बहुत ज़रूरी है कि हम अर्ली स्टेज पे बच्चों को स्कूलिंग की तरफ लेके जाएं। यूनेस्को क्या है? फुल फॉर्म बता दीजिए। यूनेस्को एक इदारा है, मैं बहुत आसान उसमें समझाता हूँ। अच्छा, यूनेस्को बेसिकली एक इंटरनेशनल इदारा है जो कि छोटे बच्चों की तालीम और उसके रिसर्च पे काम करता है। उन्होंने पाकिस्तान के लिए स्पेसिफिकली देखा ECC प्रोग्राम, एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस कराया है पाकिस्तान के लिए। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में आप खुद देखिएगा कि हमारे यहाँ जो एजुकेशनल लेवल है, आई मीन अर्ली एजुकेशन से मुराद लिटरेचर नहीं, अर्ली एजुकेशन से मुराद पर्सनल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, वो उस तरह की नहीं हो पाती क्योंकि हमारे पेरेंट्स जो हैं या जो हमारे माशरा है वो इस तरीके से इस चीज़ों को नहीं समझता। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू यूनेस्को कि ECC प्रोग्राम को प्रमोट किया जाए, यानी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट किया जाए। और इसी की वजह से
प्री प्राइमरी का कॉन्सेप्ट स्कूल्स में आया है। तो माँ बाप जो है जब अपने बच्चों की उस लेवल पर ग्रोथ नहीं कर पाते तो फिर ये ज़रूरी होता है, क्योंकि हमने उस बच्चे को, उस प्रोडक्ट को माशरे में तो आना है, उसने कोई रोल प्ले करना है, उसने टीचर बनना है, उसने डॉक्टर बनना है, उसने व्हाटएवर जो भी उसको प्रोफेशन चूज़ करना होगा, वो कब कर सकेगा कि जब उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट मिल सके। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो हमारे घर हैं, ये जो पेरेंट्स हैं, जो माशरा है, वो उस तरह का उस लेवल पर अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं कर पाता। तो यूनेस्को ने ये चीज़ बड़ी रिसर्च के बाद डेवलप की और एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको हम ECC कहते हैं। और ECC के मुताबिक हर बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लेनी चाहिए, राइट। सो हम नहीं कहते, ये बेसिकली ECC कहता है। ओके, मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखी अभी जब मैं आ रहा था, जहाँ बैठा था वहाँ मैंने एक कुछ जो है वो पैनाफ्लेक्स पे लिखा हुआ देखा, जहाँ कुछ यही बात कर रहे थे। तो मैंने कहा ये तो मेरी प्रेजेंटेशन का, ये किसको पता लगा कि ये चीज़ यहाँ होने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को खुद सपोर्ट करता है, ECC प्रोग्राम खुद सपोर्ट करता है कि अर्ली एजुकेशन बच्चे को दी जानी चाहिए, लेकिन वो एजुकेशन कौन सी होगी वो हम समझेंगे, ठीक है। उसको हम 2 वे के थ्रू समझेंगे। आप लोगों से मैं कुछ राय लूँगा, कुछ मैं अपनी चीज़ें शेयर करूँगा, ताकि हम एक कलेक्टिवली एक आउटपुट ले सकें, ठीक है। एक होता है लर्निंग बाय डूइंग, एक होता है डूइंग बाय लर्निंग। सो कौन सा मेथड ज़्यादा ज़रूरी है? डूइंग बाय लर्निंग। यानी आप जो प्री प्राइमरी टीचिंग्स हैं उसके अंदर जो टीचर होगा वो इटसेल्फ क्या होगा, वो परफॉर्म करके दिखाएगा, यानी कि उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर उसने कोई चीज़ बतानी है, कोई चीज़ पढ़ानी है, कोई चीज़ समझानी है, तो सबसे पहले उसने खुद एब्जॉर्ब करना होगा उसको, और उसके बाद फिर आगे डिलीवर करना होगा। वेरी गुड पॉइंट। सो ये था इस पिक्चर का बेसिकली जो है ना वो आइडिया। नेक्स्ट ओपन क्वेश्चन, कैसा होना चाहिए एक टीचर आपके ख्याल से? सर कैसा टीचर होना चाहिए? अब हम 5 मिनट इस पे लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। कैसा होना चाहिए टीचर, मतलब आपके जहन में? आप लोग सब टीचिंग कर रहे हैं। ऑनेस्ट, वेरी गुड, ऑनेस्ट, अटैच कर सके बच्चों को अपने आप। दैट्स वेरी गुड। अटैचमेंट, ये कोई नोट्स ले रहा है इसके? एनीबॉडी इज टेकिंग नोट्स? हाँ, यस, ऑनेस्ट, अटैचमेंट, एंड देयर बिहेवियर मैटर अलॉट। टीचर का बिहेवियर भी बहुत मैटर। वेरी नाइस। वो किस वे से और क्या ड्रेसिंग कर रहा है, किस जिससे वो उठना बैठना, एवरीथिंग डिपेंड्स, और मतलब एवरीथिंग डिपेंड करती है टीचर की कि ऑनेस्टी हो। एक बच्चे को समझा रहा है, अगर बच्चे को समझ आएगी नहीं, जस्ट केयरलेस एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। वेरी नाइस, ठीक है। ऑनेस्ट होना चाहिए, कीप ट्राइंग वाला एटीट्यूड, मोटिवेशन होना चाहिए। ओके, आप कोई कैसा होना चाहिए एक टीचर? आप बताएं ना, आपका रोल मॉडल कैसा है जी? फ्रेंडली भी होना चाहिए, स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट क्यों होना चाहिए? कोई समटाइम बच्चे से अंडरस्टैंड नहीं करते, लाइक टीचर अगर फ्रेंडली रहता है वो भी एज अ फ्रेंड बिहेव करते हैं, नॉटी बिहेव करते हैं बहुत। ओके, समटाइम्स टीचर को कुछ समझाने के लिए, कोई टॉपिक डिलीवर करने के लिए स्ट्रिक्ट होकर उन्हें बताना पड़ता है, फिर बच्चे उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं। यू एग्री विद दैट? जी सर। यानी कि उसे फ्रेंडली होना चाहिए और स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए। स्ट्रिक्ट होना चाहिए। ये सर समहाउ स्ट्रिक्ट। देखें बात जब छोटे बच्चों की आती है ना, लेकिन अगर हम बड़े बच्चों की बात करें ना, मैम ने ठीक कहा, लेकिन अगर हम छोटे बच्चों की बात करें तो वहाँ हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, वहाँ हमें समझाना चाहिए, कभी हमें स्ट्रिक्ट भी होना चाहिए कि ऐसे नहीं करना। लेकिन बड़े बच्चों पर ये रूल तो आई थिंक अप्लाई होता है, क्योंकि वो मानते ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा, क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्योंकि इसका आंसर देता हूँ मैं देता हूँ उसे, इसका आंसर जो मेरे पास है। हम यहाँ रुकते हैं, ठीक है। इन माय व्यू एक अच्छे टीचर को आप लोगों ने बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन मेरे ख्याल से मेरी राय के मुताबिक उसको हर चीज़ में लीडर होना चाहिए, क्योंकि अर्ली एजुकेशन में बच्चा अपने माँ बाप के बाद वो आपको देखता है, और आपको देखने से मुराद ये होता है कि वो अपना हीरो, अपना विलन, हर चीज़ वो आप में ढूंढता है। सो आपने बेसिकली उसकी इमोशनल बिल्डिंग पे काम करना है। देयर इज़ नो वर्ड ऑफ पनिशमेंट।
इन अर्ली एजुकेशन। ये बड़ा मुश्किल लफ्ज़ है, बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये जो एजुकेशनिस्ट हैं ये उनकी राय है और सम हाउ इसमें मैं इंडोर्स करता हूँ इस चीज़ को। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, बच्चे मानते नहीं हैं, आई नो बहुत मुश्किल होता है, बट कोई पनिशमेंट का वर्ड नहीं होता। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, साइकोलॉजिकली प्रूफ है। जितना अपन, हम इस पर बात करेंगे आगे, जितना हम पनिश करेंगे उतना ही बच्चा रेजिस्टेंस दिखाएगा और वो अपना विंडो बंद कर लेगा। वो सीखने वाली विंडो बंद हो जाएगी उसकी। जब सीखने वाली विंडो बंद हो गई फिर आपकी बात वो कभी नहीं मानेगा। हाँ, फोर्सली वो हो सकता है ओबीडेंसी की फॉर्म में कुछ वो कर ले, पर वो आपको लीडर नहीं मांगेगा कभी। आप देखें, कभी आपने घरों में देखें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनसे आपकी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा होती है, जैसे आपके मदर हो गई, फादर हो गई। अच्छा, कुछ सिस्टर्स ऐसे होती हैं जिनके साथ बड़ी अटैचमेंट होती है, कुछ ब्रदर ऐसे होते हैं जिनके साथ अटैचमेंट होती है, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ आप वो डिस्कस कर सकते हैं जो कभी भी किसी और के साथ डिस्कस नहीं करते। ऐसा क्यों है? कंफर्ट, हम कंफर्टेबल फील करते हैं। वही कंफर्ट जब बच्चे में आ जाए और ये फील होना शुरू हो जाए कि टीचर जो है ना, ये मेरा मसला हल करके देंगे, ये मेरा मसला हल करेंगे, तो सर फिर आपका काम हो गया। आई नो ये किताबी लगता है, लेकिन हमें यही करने की ज़रूरत है। हाउ, हम बात करेंगे उस पर आगे। अच्छा, हम एक्सप्लेन करते हैं इसको, चलें आसान करते हैं, क्योंकि लर्निंग कैफे है तो आप अपनी राय दे रहे हैं, मैं अपनी राय दूंगा। माई व्यू, पनिशमेंट का लफ्ज़ हमारे यहाँ क्या है? आपके दिन में पनिशमेंट जब आती है तो क्या आती है? डांट, शोर, हर्ट करना, ठीक है, उसको प्रेस करना, दबाना, उसकी फीलिंग्स को रोक देना जो वो शेयर करना चाहता है। पनिशमेंट के माने क्या हैं इन एजुकेशनिस्ट, अगर हम उनकी ज़बान में समझना चाहें? गिव इन एंड टेक। आप बच्चे को उस वक्त तक वो चीज़ नहीं देंगे जिसकी वो डिमांड कर रहा है, जब तक वो काम करके ना दे। यानी कि इसको बड़े की ज़बान में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको एक चॉकलेट खानी है, क्योंकि मैं बात करता हूँ अपने ट्रेनर की, अगर आपको एक चॉकलेट खानी है सर, तो भागे 2 किलोमीटर, आपको चॉकलेट मिलेगी, किसी ने मना नहीं किया आपको। अगर आपने ये चीज़ लेनी है तो आपको उसके बदले ये करना होगा। तो आप बेसिकली क्या करते हैं, इनडायरेक्टली बच्चे को डिसिप्लिन भी सिखा देते हैं और उसको एक सर्टेन टाइप की ऐसी पनिशमेंट देते हैं जो कि उसके लिए प्रोडक्टिव होती है। सो गेटिंग माय पॉइंट? सर की बात बिल्कुल दुरुस्त है। क्लास में हम बेसिकली इसको किस तरह से प्रैक्टिकल कर सकते हैं, उसे किस तरीके की आदत दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, हर बच्चे का अपना अपना इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लेवल डिफरेंट होता है हर बच्चे का अपना ना। हम उसके लिहाज से उसको डाइवर्ट करेंगे। लेट्स सपोज कोई बच्चा स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है, हमारे स्कूल में अगर एक स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है तो हम बेसिकली उसको डाइवर्ट उस तरफ लेके जाएंगे। कुछ बच्चे स्टेज को फेस करते हैं, हम उस तरफ इनको लेके जाएंगे। कुछ बच्चे गिफ्टिंग की तरफ जाते हैं, हम उनको उस तरफ लेके जाएंगे। कुछ बच्चे स्टोरीज की तरफ जाते हैं, हम उनको उस तरफ लेके जाएंगे। जिस बच्चे का, क्योंकि हर बच्चा बहुत मुख्तलिफ होता है, जो इंटरेस्ट है हमने उसी की तरफ उसको डाइवर्ट करके लेके जाना है। ये आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अब आपने देखना है कि वो बच्चा किस जगह पर आके इंटरेस्ट लेता है और कहाँ वो लूज बॉल देता है, आपने उससे वो काम कराना है। बट समरी ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने पनिशमेंट जो लफ्ज़ है वो निकाल देना है, ऑल्टरनेट इस्तेमाल करना है। रिवॉर्ड सिस्टम करेंगे तो सर वो कामयाब हो जाएगा और वो आपको मानेगा। दिस इज द वे। और ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, ये हर जगह अप्लाई हो रहा है। ठीक है, आप इसको करके देखें, व्हाट रिजल्ट नाउ। कुछ भी हम उस पर आते हैं, अभी उस पर आते हैं, बिल्कुल हम उस पर आते हैं ना कि एक अच्छे टीचर को किस तरह से आगे चलना चाहिए। ठीक है, अच्छा उस पर आते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन पे भी आ जाते हैं ज़रा ना। ठीक है, हाँ, आपने उस चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश नहीं की या उसको दूसरे वे में बताने की कोशिश नहीं की कि उसके लिए कंफर्ट क्या है। आपने दूसरे वे तलाश करने की बजाय आपने कहा मेरा यही तरीका है पढ़ाने का, पढ़ना है तो पढ़ो वरना मैं हर्ट करूँगा फिजिकली इमोशनली जो भी होगा। दिस इज द रॉन्ग वे। एक्चुअली इशू हमारा जो है वो ये कि हमें डिफरेंट मॉडर्न मेथड्स ऑफ टीचिंग नहीं पता कि हमने उसके दिल में या उसके दिमाग में बात कैसे डालनी है। बच्चा जब आपकी बात मानना छोड़ दे, मीन्स ये कि आप में आपका कंट्रोल वो लूज कर चुका है, आप में फॉल्ट है। आप बेसिकली उसकी बात को समझ नहीं पा रहे समझाने के लिए। सो हमें उस अप्रोच पे काम करने की ज़रूरत होती है। मैं मिसाल देता हूँ आपको, मेरे टीचर पीएचडी करने के लिए चाइना गए, वो फिज़िक्स में पीएचडी कर रहे थे, बहुत मुश्किल सब्जेक्ट यानी, और आज वो IBA सक्खर के डायरेक्टर हैं। ठीक है,
सो वो उनके पास उनको एक टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था, तो उनको अपने उस्ताद के पास गए, उनके सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताएं क्या करना है। मैंने कहा एक काम करें, मुझे समझ में नहीं आ रहा ना, तो आप एक काम करें, ये आप सीडी ले लें, उस वक्त सीडी चलती थी, आप ये जाके देखें, आपको शायद समझ में आ जाए। 2 दिन बाद वापस आए, मैंने कहा सर इससे भी समझ में नहीं आया। उसने कहा ठीक है, फिर एक काम करें, फलां टीचर है उनके पास चले जाएँ, उनसे समझने की कोशिश करें। जब उन्होंने उनसे समझने की कोशिश की तब भी समझ में नहीं आया। फिर उन्होंने कहा यार एक काम करें, मेरा स्टूडेंट है, जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, उसके पास जाएँ, वो शायद आपको समझा दे। और वो जब वो स्टूडेंट के पास गए तो उनको वो समझ में आ गया। सर इंटेंट क्या था? समझाना। टीचर ने ये नहीं समझा कि मैं अपने स्टूडेंट को कह रहा हूँ कि मेरे स्टूडेंट के पास चले जाए तो वो क्या सोचेगा यार कि मुझे कुछ नहीं आता और मेरे स्टूडेंट ने ये बात समझा दी। दिस इज़ हाउ पाकिस्तानी अप्रोच, सॉरी हम सब पाकिस्तानी हैं, लेकिन ये हमारी अप्रोच ये होनी चाहिए, हमें सिखाना है। अगर आपकी अप्रोच है आपने सिखाना है ना, तो सर फिर आप बहुत से मेथड्स अप्लाई करेंगे, हर वो टेक्निक अप्लाई करेंगे जिसके थ्रू बच्चा वहाँ तक पहुँच जाए। आप अपनी बात उसके दिमाग और उसके दिल में उतार देंगे, तभी तो आप लीडर बनेंगे, तभी तो मेंटोर बनेंगे, तभी तो आप उसके लिए वो कंफर्ट जोन क्रिएट करेंगे जो कंफर्ट जोन वो अपने घर में अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिएट करता है। क्यों भागता है बच्चा स्कूल से? हम भी भागते थे स्कूल से, भंग करते थे। वजह क्या थी? स्ट्रिक्टनेस, दबाव, प्रेशर। वो उसमें फिर हम क्रिएटिविटी अब कभी भी नहीं कर पाते। तो क्रिएटिविटी की दुश्मन है बस आप समझ लें कि जो पनिशमेंट है। पनिशमेंट आप करें, क्रिएटिविटी खत्म हो जाएगी आपके अंदर से। हम खुद उसका प्रोडक्ट हैं। हमने बड़ी रेजिस्टेंस के बाद उस चीज़ को निगेट किया। आज हम जिस स्टेज पे पहुंचे, हम कहते हैं ये हमारे साथ जो हुआ है वो आगे ना हो। सो जी, क्वेश्चन ये है कि स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से स्टूडेंट को कैसे विलिंग बनाया जाए। हाँ। वो नहीं मान रहा, राइट से नहीं मान रहा। बिल्कुल, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बिल्कुल मैं इस पर आऊँगा। बिल्कुल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल है। ये नहीं समझ लीजिए कि ये वो क्वेश्चन है जिसको मुझे बहुत खुशी होगी जवाब देने की। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा देखें, हर मैटर के अंदर वो लीडर होना चाहिए। मोटिवेशन की बात की ना, मोटिवेशन तो वहाँ मैटर नहीं, जब बच्चा डिप्राइव होता है। नहीं। अगर एक स्टूडेंट का सब कुछ है, लाइक पैसा भी है, ड्रेसेस भी है, हाँ। खाना भी है, पीना भी है, तो उसके पेरेंट्स उसको डिप्राइव किया ही नहीं, तो आपकी टॉफी को क्या मोटिवेट करेगी? नहीं, मोटिवेशन डजंट मीन कि आप उसको वो चीज़। रिवार्ड सिस्टम क्या? रिवॉर्ड की मैं बात करूँ। रिवॉर्ड देखें, खैर हम आगे निकल जाएंगे। रिवॉर्ड हर तरह का रिवॉर्ड है। कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड जस्ट एक क्लैपिंग होती है, कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड एक सर्टिफिकेट होता है, कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड जो है एक जस्ट एप्रिसिएशन की ईमेल होती है। मैं बात करूँ प्रोफेशनल्स में। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स के लिए रिवॉर्ड क्लास में खड़े होकर डाइस पे बुलाकर उनके लिए कुछ क्लैप करा देना, ये उनके लिए एप्रिसिएशन होता है। कुछ लोगों के लिए आप देखते हैं बच्चे जब घरों पे आते हैं आजकल, वो स्टार बना के आते हैं, इस तरह का वो एप्रिसिएशन है। तो ये बेसिकली आपने देखना है कि वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू आप अप्रिशिएट कर सकते हैं। ऑल्दो कि उसके पास सब कुछ है, मटीरियलिस्टिक अप्रोच भी काम करती है, लेकिन जिस बंदे के पास मटेरियल मौजूद है उसके लिए मटेरियल के अलावा इमोशनल आपने उसको तरफ लेके जाना है। तो मोटिवेशन, मटेरियल मोटिवेशन आपने दे दी, नहीं हो रहा काम, कोई बात नहीं, आप उसको इमोशनल मोटिवेशन दें। अच्छा, इमोशनल मोटिवेशन क्या है? उसके लिए ज़रूरी होगा कि टीचर वो खुद जो कह रहा है ना वो रिफ्लेक्ट करे उसकी पर्सनैलिटी में। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं होता। जो हम बात कर रहे होते हैं हमारी पर्सनालिटी में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होती। मैं बड़ी अल्लाह के नबी की हदीस का मफहूम बता दूं, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि वो जब आपसे उनके पास एक औरत आई, उसने कहा कि मेरा बच्चा जो है ना वो मीठा खाता है, उसको मना करें। तो आपने कहा कल आइएगा। उसकी रीज़न क्या थी? हम एग्जैक्टली देखिए, आप लोग यही चीज़ है। लेट्स सपोज आप कह रहे हैं कि हेल्थी एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन आप तो वॉक ही नहीं करते, आप एक्सरसाइज ही नहीं करते। ठीक है, या आप कहते हैं रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप स्टूडेंट के सामने 10 मिनट रीड नहीं करते, तो फिर कैसे मुमकिन होगा कि आप उसको ये लेसन दे सकें? अगेन हम सेइंग, प्री प्राइमरी के अंदर बच्चा इमोशनल स्किल्स को सीख रहा होता है, लिटरेचर को कम सीखता है। तो जो टीचर का एक्ट होगा वही उसके लिए लर्निंग होगी। हम आते हैं उसके ऊपर, थोड़ा सा टाइम हमारा जल्दी जा रहा है। सर क्या कहती है पिक्चर? The person assumes a prominent role in handling every matter. नो, सेकंड पिक्चर। श्योर, ठीक है Teacher is screaming at his student. सर। ये चीज़ है एक्चुअली, ये समरी है, ये बॉटम लाइन है।
एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। सर आपके एक्शंस बोलेंगे कि आप एक अच्छे टीचर हैं, आप के जो वर्ड्स हैं वो नहीं बोलेंगे। लगना चाहिए अगर आप किस चीज़ को पढ़ा रहे हैं तो वो चीज़ नज़र आए। अगर आप लेट सपोज एक मैं बड़ी क्लास की बात करता हूँ, अगर आप सोशल स्टडी पढ़ा रहे हैं तो वो नज़र आना चाहिए। अगर आप एक फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो वो नज़र आए। अब वो कैसे नज़र आए इस प्री प्राइमरी के अंदर कि आप बाकायदा क्लास का एनवायरनमेंट वैसे सेट कर दें, आप खुद जो है ना बच्चों को ऐसे ड्रेसिंग करवाएं, आप एनवायरनमेंट में जो म्यूज़िक होता है उस तरह का आप लेके जा सकते हैं, बिकॉज बच्चा बहुत जल्दी सीखता है म्यूज़िक के साथ ना, ठीक है। सो एक्शंस बोलने चाहिए आपके, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों के लिए कि आप बच्चों को एक्शन से बताएंगे, ना कि वर्ड से, ना कि लिटरेचर से। ओके, सो अच्छा टीचर एक्शंस परफॉर्म करता है, ठीक है, और बच्चों के साथ इमोशनल अटैचमेंट क्रिएट करता है। अब कुछ टिप्स एंड टेक्निक जो आपसे मैं सीखूंगा, कुछ मैं शेयर करूंगा। पहली चीज़ ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, और सलान कह रहे थे कि टीचर उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता। अब हम उसके ऑपरेशंस पे आ रहे हैं। हमने बात तो कर ली बड़ी किताबी ऊपर से ना, अब हम बात करते हैं कैसे होगा। हाउ होगा इस तरह से कि सबसे पहले टीचर को उसके पेरेंट्स के दरमियान एक ब्रिज क्रिएट करना होगा। सो टीचर ब्रिज क्रिएट करता है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दरमियान। अब पेरेंट्स तो हैं वो कहते हैं हम अपने बच्चे को तो बनाना चाहते हैं हाफिज़ कुरान, आप उसको पढ़ा रहे हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, तो कैसे ब्रिज क्रिएट होगा। तो बेसिकली जो उनकी डिमांड है ना हमारे यहाँ आमतौर पर माँ बाप की या जो पेरेंट्स की, उसको अंडरस्टैंड करने की बहुत ज़रूरत है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग के साथ जो स्कूल का विजन है उसको मर्ज करें और फिर उसमें देखिए कि क्या बच्चे में वो कैपेबिलिटी है या नहीं है, एंड ट्राई टू बी अ ट्रांसपेरेंट, क्लियर बता दें कि सर ये गैप्स हैं आपके बच्चे के अंदर, मैं अकेला या अकेली 4 घंटे मेहनत करने के बाद वो चीज़ नहीं डिलीवर कर सकती जो आपके जहनों में है। शुड बी ओपन, कनेक्टेड रहें हमेशा। हर 2 दिन बाद, 3 दिन बाद 5 मिनट की एक कॉन्वर्सेशन करें उनके साथ और बताएं कि सर जो आपने ऑब्जेक्टिव कहा था वो अचीव नहीं हो पा रहा है, उसमें ये हर्डल आ रही है, मेरी हेल्प करें। मैं जो बताना चाहती हूँ, ये बताना चाहता हूँ सर वो नहीं हो पा रहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, या तो आप मुझे बताएं या मैं आपसे कुछ हेल्प लेने को मतलब चाहता हूँ। तो ये बेसिकली ब्रिज होता है, एक तरफ स्कूल का विजन, एक तरफ पेरेंट्स की डिमांड और एक तरफ बच्चे की अपनी स्किल्स। ये आपने बड़ा काम करना है और इसमें ट्रांसपेरेंट होना बहुत ज़रूरी है, पेरेंट्स को बताना बहुत ज़रूरी है। हम क्या करते हैं, हमने अपने बच्चों को भेजा स्कूल, बच्चे गए, पेरेंट्स समझ रहे हैं बच्चा तो आइंस्टाइन बन के आएगा, लेकिन होता क्या है जब रिजल्ट आता है तो पेरेंट्स मोस्टली कंप्लेन करते हैं कि सर स्कूल नहीं पढ़ा रहा, टीचर्स नहीं पढ़ा रहे। तो हम उस स्टेज पे ना जाने दें उस चीज़ को, हम पहले से ही क्लियरली बता दें। उससे होगा ये कि चीज़ें ट्रांसपेरेंटली मूव होंगी। जहाँ जो चीज़ नज़र आ रही है पॉजिटिव नेगेटिव, हमेशा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो एजुकेशनिस्ट कहते हैं वो कहते हैं कि अगर बच्चे में आप कोई मस्बत चीज़ देखें आप पेरेंट्स के सामने शेयर करें, और जब आपको लगे कि ये थोड़ा सा डिविएट कर रहा है तो फिर आप सेपरेटली उनको बताएं। ठीक, आजकल तो कम्युनिकेशन मेथड आ गए हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, ईमेल्स के थ्रू कर सकते हैं, डायरीज के थ्रू कर सकते हैं, जो भी आपको, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका जो एजुकेशनिस्ट कहते हैं वो कहते हैं फेस टू फेस, सोशल मीडिया नहीं, फेस टू फेस। 2 मिनट, हार्डली 2 मिनट लगते हैं, उसके बाद आप बता दें। सेकंड, उनकी फिजिकल हेल्थ का वो बड़ा ख्याल रखता है टीचर। फिजिकल हेल्थ से मीन्स आपको लगता है एक बच्चा जो है ना वो स्कूल आया वो थोड़ा सा बीमार लग रहा है, वीक लग रहा है 2 दिन से 3 दिन से, आप उससे पूछें बेटा वजह क्या है, क्या माँ बाप ज़बरदस्ती तो नहीं भेज रहे स्कूल कि आप जाएं स्कूल और जाके आप फ़ौरन जो है ना वो पढ़ें। तो आपने फिजिकल हेल्थ का भी ख्याल करना है। अब उसके लिए मोस्टली एक्टिविटीज़ होती हैं, आप उनको, जैसे हमारे टाइम में तो सुबह पीटी होती थी, अब खैर वो टाइम गुजर गया है, तो हम उस फिजिकल हेल्थ को, बिकॉज अच्छा फिजिकल जो बॉडी होगी बेसिकली वो अच्छा माइंड होगा, ठीक है। सो उसमें कोई ना कोई करिकुलम ऐड करें, फिजिकल करिकुलम ऐड करें, लाजमी ऐड करें अपने पूरे उस 30 मिनट से 20 मिनट्स के जो भी एक चीज़ है ना उसके अंदर। अब वो क्या कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कोई फिजिकल एक्टिविटी करवाएं, क्लास में करवा लें, बाहर करवा लें, जो भी आपको लगता है।
ठीक है। तो बट बहुत इंपॉर्टेंट है। पीटी होती है वैसे यहाँ। पीटी होती, पीटी खत्म नहीं हुई अभी तक। अच्छा, हम लोग तो पीटी का बड़ा ठीक है। सो उनको उसकी स्किल्स, अच्छा जैसे ये जो पिक्चर है बेसिकली, ये पिक्चर भी मैंने इसी वजह से उठाई थी कि फिज़िकल हेल्थ से मुराद सिर्फ उनकी जॉग शॉग वॉक नहीं, बल्कि मोस्टली जो बड़े स्कूल्स हैं ये जो प्रपोज करते हैं एजुकेशनिस्ट, वो कहते हैं कि आप उन्हें स्किल्स सिखाएं। जैसे यहाँ साइकिलिंग सिखाई जा रही है, बॉलिंग सिखाई जाती है, स्विमिंग सिखाई जाती है, बहुत जितने भी स्पोर्ट्स हैं फिजिकल स्पोर्ट्स ना, ठीक है, टेबल टेनिस है, इस तरह आप चले इंडोर भी आ जाते हैं। तो आप अटैच करेंगे किसी चीज़ को, यानी फिजिकल एक्टिविटी को किसी स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है ताकि उनकी और मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो जब क्लास में टीचर आते थे तो हमारी सबसे बोरिंग जो सब्जेक्ट होता था ना, वो क्लास में इंटर होते के साथ ही वो पहले कुछ स्टैंडर्ड्स करा दिया करते थे, ठीक है। तो उससे होता था कि एकदम माइंड एक्टिव हो जाता था। तो ये बड़े अच्छी टेक्निक्स होती हैं कि जब भी आप जाएं, बच्चे को देखें ज़रा क्लास में थोड़ा सा लो एनर्जी हो रही है, आप फ़ौरन कोई ना कोई चीज़ ऐसी पुट करें क्लास में जिससे एनर्जी वापस आ जाए। तो फिजिकल हेल्थ, लेकिन फिजिकल हेल्थ से मुराद फिजिकल हेल्थ आप तब करेंगे जब उसके साथ अटैच करेंगे कोई स्किल, ठीक है। यानी कोई साइकिलिंग है, टेबल टेनिस है, बॉलिंग है, जो आपको लगता है, यानी ये आपके ऊपर है, ठीक है। जैसे जो स्कूल की ड्यूरेशन जो होता है पूरा दिन, तो जैसे हमारे पास बच्चे नहीं होते, जैसे अभी हमें सब्जेक्ट्स क्लियर करवाने होते हैं बच्चों को, उनकी एक्टिविटीज से रिलेटेड करवानी होती है। अब जैसे अगर हम ये चीज़ें इंक्लूड करेंगे तो वो कहाँ कैसे? जी मैं बता, बिल्कुल बहुत अच्छी सवाल है, अच्छा सवाल है। देखें आपका क्लास का टोटल एक टाइम 30 मिनट्स का है, ठीक है, 35 मिनट्स। 5 मिनट बहुत होते हैं, 5 मिनट्स इनफ एक टीचर के लिए। अच्छा लेट सपोज आपने 35 मिनट्स का जो है ना टीचिंग पीरियड, उसको आप क्या करें, आप जस्ट उसको 30 मिनट्स पे ले आएँ, तो जो 5 मिनट्स बच रहे हैं उसको आखिर में स्पोर्ट्स पे ले जाएं आप। बट सर कुछ बच्चे इतने शरारती होते हैं कि वो पेंसिल लेने में, शार्प करने में, इवन यूनिट पर वो 5-10 मिनट ज़ाया करें। हाँ, बेसिकली बच्चा जो है वो एक इमेज क्रिएट कर रहा होता है हर एक उस्ताद की, ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है। और वो होती है आपके इमोशनल अटैचमेंट के साथ, जिसमें गिफ्टिंग टेक्निक की हमने बात की। अच्छा एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एजुकेशनिस्ट कहते हैं, वो कहते हैं रियल लाइफ स्टोरीज डिस्कस करें जो कि उनके लिए मोटिवेशन का बाइस बने, रियल लाइफ, ठीक है, लेकिन पर्सनल ना हो, मतलब थोड़ा सा डिफरेंस रखिएगा क्योंकि बड़ी बारीक सी लाइन होती है। आप उनके साथ रियल लाइफ स्टोरीज डिस्कस करें और उनसे कहें आप भी बताएं, ठीक है। जहां उनको लगे कि वो पर्सनल डिस्कस करें, उनको यहाँ रोकें कि नहीं ये चीज़ डिस्कस करें, ठीक है। उससे होगा ये कि आपका अगेन कनेक्शंस डेवलप होंगे। आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, बाहर ले जाएं। अच्छा मैं आपको बताऊं, आज के दिन सर थैंक यू, आज के दिन हम क्योंकि मैं अभी मल्टीनेशनल में काम कर रहा हूँ, आज आउटडोर एक्टिविटी हमारी प्लान थी और वो आज प्लान है, मतलब आज हमारा पूरा डिपार्टमेंट सुबह से लेकर रात तक सिर्फ गेम्स खेलेगा। क्यों? मैं आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ बताऊं कि वो बॉन्डिंग क्रिएट होती है जब आप आउटसाइड जाते हैं, वो बॉन्डिंग ऑफिस में या स्कूल में क्रिएट नहीं हो सकती। तो आउटडोर एक्टिविटीज़ से आपकी बॉन्डिंग और ज़्यादा बेहतर होती है। अब देखें हमारे यहाँ स्कूल को लेके जाते हैं बच्चों को बाहर, जैसे कराची में तो मैंने देखा है आमतौर पर पीएफ म्यूजियम ले जाते हैं, कहीं इस तरह ले जाते हैं। तो यहाँ कोई एक्टिविटी हम लोग करवाते हैं? लेकिन बात ये बच्चे बहुत छोटे हैं तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है, लेकिन इंशाल्लाह फ्यूचर हम लोग तो करेंगे, लेके जाएंगे, लेकिन प्लान है। हाँ इंशाल्लाह मैंने हाँ पिकनिक बहुत इस देखिए ये सिर्फ और सिर्फ आपकी। अच्छा एक और बड़ी चीज़ जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये कि आप प्रैक्टिकली बच्चों को बताएं। जैसे अगर मैं मिसाल दूं आपको, आपने एक चीज़ पढ़ानी है, आपने कहा ज़ू के बारे में पढ़ाना है, अब बच्चे को ज़ू अब दिखाएंगे तो वो ज़्यादा चीज़ों को ग्रिप करेगा। यस, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जैसे मैं थोड़े बड़े लेवल पे जाता हूँ तो आपने अगर जुडिशरी के बारे में पढ़ाना है तो आप उसको अदालत ले जाएं। थाने के बारे में पढ़ाना है ना, आप थाने ले जाएं। ये नहीं कह रहा कि जो स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ाना है ना, तो सर आप खुद जो है वो स्पोर्ट्स करें। मैं अभी उस चीज़ पे आऊँगा कि जब मैं खुद एंटरप्रेन्योरशिप कर रहा हूँ, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं कारोबार को फ़रोग़ देना। जब मैं कारोबार कर रहा हूँ तो मैं कैसे कर रहा हूँ, इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी। वो भी एक आपके लिए मोटिवेशन होगी ताकि आप आगे उसको सीख सकें। नाउ फेलियर सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। मैं आपको बताऊँ दुनिया में इस वक्त 4 मिलियन यहूदी हैं, ठीक है, जूइश हैं, और 4 मिलियन यहूदियों को सलाम है।
कि शुक्र है कि उन्होंने हमारी ज़िंदगियों को आसान किया। जिस मोबाइल पे मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि वो उससे लेकर ये जूते पहने हुए, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी है, ये सब कुछ उनकी बदौलत है। ऐसा क्यों हुआ? उसकी वजह क्या है? आप किसी जूइश कंपनी में काम करने के लिए अप्लाई करते हैं, मैंने खुद अप्लाई किया, वहाँ वो पहला सवाल क्या करते हैं, कितनी दफ़ा फेल हुए आप? बिकॉज फेलियर आपको ज़्यादा सिखाता है, सक्सेस आपको नहीं सिखाती, फेलियर ज़्यादा सिखाता है आपको। तो द मोर यू डिस्कस फेलियर द मोर यू ग्रो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड करना चाहें, फेलियर आप डिस्कस करें। मैं बड़ी ज़बरदस्त आपको वेबसाइट बताऊंगा जिसमें लोग अपने फेलियर्स लिखते हैं। मैं भी लिखता हूँ उसमें जाके अपना फेलियर ना, ब्लॉगिंग करता हूँ उसमें जाके कि यार मैं ऐसे फेल हुआ, मैं फला जगह जा रहा था एक पार्टी में, वहाँ यार जाके मेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ। अच्छा आप लिख दें, अब क्या होगा पता है, 99% वो काम वो लोग नहीं करेंगे जो मुझसे गलती हुई। लेट्स सपोज अगर मैं एक जगह जा रहा था, वहाँ ये काम करने के लिए मुझे करना पड़ा और मैं फेल हो गया, तो 99% लोगों को मैंने बचा दिया। ठीक है, सो फेलियर को डिस्कस करें। सर हमारे यहाँ आम तौर पर ये चीज़ है कि हम फेलियर को डिस्कस नहीं करते, हम डरते हैं, हम छुपाते हैं अपना फेलियर। हम कहते हैं हम तो दुनिया के सबसे कामयाब तरीन लोग हैं, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि ऐसा कैसे हो सकता है कि फेलियर के बगैर इंसान जो है ना वो आगे जा सके। हम सब लोग ज़िंदगी में किसी ना किसी स्टेज पर फेल हुए हैं और होते रहते हैं। तो फेलियर को डिस्कस करें, ठीक है, अपना पॉइंट डिस्कस करें, बच्चों के साथ उनसे पूछें और ओपननेस क्रिएट करें। जितना ज़्यादा वो फेलियर को डिस्कस करेगा, आप डिस्कस करेंगे, उतने ज़्यादा उसमें आपके दरमियान एक ब्रिज क्रिएट होगा, जिसकी हम बात करते हैं। हाँ बिल्कुल करेगा। अब जैसे छोटा बच्चा है, उसको थोड़ा थोड़ा बोलना आ गया, फर्स्ट अब वो जाने वाला है ना, तो आप उससे पूछे कि यार आप जब शूलेस बांध रहे थे तो उस पर क्या हुआ? मैं गिर गया। ठीक है, ये उसका फेलियर है। लेट्स सपोज अगर वो कोई फ्रिज में से बॉटल निकाल रहा था, वो उससे गिर गई, अंडे निकाल रहा था टूट गए, ब्रेड कहीं और चला गया, मतलब इस तरह के बहुत छोटे छोटे फेलियर्स हैं। ये उसके लिहाज से बहुत बड़े फेलियर हैं। तो आप जब उससे ये डिस्कशन करेंगे ना, तो चीज़ें एक और ओपन उसमें जाएंगी वो लाइफ में। अच्छा आप लोग चलें, वेरी गुड, जब उसके बाद आप सीखते हैं। बिल्कुल आई एग्री विद दैट। अच्छा मैं खुद भी इससे एग्री करता हूँ, और जब भी मैं कोई काम करता हूँ मैं कोशिश करता हूँ उसमें परफेक्शन, लेकिन परफेक्शन होता नहीं है। अगर मैंने ये जहन बना लिया अपना कि यार नहीं, अगर 10% भी हो गया ना कामयाब तो कामयाब है, तो ये चीज़ आप में अगर आ जाए तो आप एक्सेप्ट करते हैं और अपनी लर्निंग को जो ना डेवलप कर रहे हो। क्या था बिजनेस में फेलियर? एक बिज़नेस स्टार्ट किया हम लोगों ने, बड़ा छोटा सा, उसमें हमारी एक्सपर्टीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी उस वक्त, बाद में पता लगा। हम समझते थे कि हमें बहुत कुछ आता है। स्टार्ट लिया, इन्वेस्टमेंट की, ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, 6 महीने बाद फ्लॉप, तबाह हो गया बिजनेस, 0 पैसा, अंडा माइनस। और हम लोग अपने आप को बड़े एक्सपर्ट समझते थे कि यार हम तो बड़े साइंटिफिक हैं, हमने तो बड़ी यूट्यूब पे वीडियो देखी हैं, हम लोगों ने तो बड़े एक्सपर्ट से जा के ओपिनियंस ली हैं, नोट्स बनाए। जब ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन की बात आई ना, आप यकीन कीजिए, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये फ्रेश है, हम फेल थे, लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस, बंदे चले गए, और हम ये सोच रहे थे कि हम तो यार पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन उसके बाद जो हमने कम बैक किया ना, वो बहुत स्ट्रांग था। तो बिजनेस के फेलियर्स देख लें आप, इसके अलावा जो दोस्तों के साथ तो होता रहता है, खैर वो तो फिर दोस्त होते तो बना लेते हैं। तो ये फेलियर्स आपको डिस्कस करने चाहिए। सो कम टू द पॉइंट अगेन। सो फेलियर्स इंसान की ज़िंदगी में ना बहुत बड़ा ये बूस्टर्स होते हैं, और ये बूस्टर्स आपको लगते रहने चाहिए। सर रिक्रूटमेंट के अंदर भी आफ्टर qualifying and after reading and after successfully passing the HR course in my university, तो मैं HR की जॉब भी कर चुका हूँ बाहर, मेरा फॉरेन जॉब एक्सपीरियंस है। बट यहाँ पर जब लोगों को उसको हायर किया तो वहाँ अपनी अकल के हिसाब से वहाँ पर बेसिकली तो वहाँ पर बेसिकली मैंने उनको असिस्ट भी किया। तो उसके बाद फिर ये है कि मैंने देखा चलो यार वो जो हमने HR पढ़ा था, ये यहाँ पे जो हायर करते हैं हम लोगों को, आपको हम यहाँ की ऑनरिटीज देते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हुए कि चलो यार इसने ग्रेजुएशन शो कर रही है, लेकिन CV के अंदर, या मास्टर्स शो कर रही है, ग्रेजुएशन का बंदा यहाँ पर एटलीस्ट है, कम से कम जो डिग्री है तालीम यहाँ की वो ग्रेजुएशन है। तो
उसके बावजूद उनको हायर करने के बाद थोड़ा सा मुझे मिस ये हुआ कि मैंने कहा मैं इससे इंग्लिश उर्दू क्या पढ़वाऊं, मुझे पढ़ानी क्लास 3 खाली, मेरी मैथमेटिक्स क्लास 3 है, अभी तक पहुंची 3 तक है, ऐसे ही आप नेक्स्ट 4 पे जाएंगे। मैंने कहा क्या इसे पढ़वाऊं क्लास दूसरी तीसरी को, तो सर्टेनली इसको आता हो। तो सर वहाँ पर यानी कि एक तो मैं एजुकेशन एचआर पढ़कर आ रहा हूँ, एचआर मैंने पढ़ी दुनिया की, इसमें रिसर्च पढ़ी कि हायर रिक्रूटमेंट कैसे होती है। उसके बाद भी ऐसे नहीं कि मैं कोई बबलू बच्चों की तरह, मम्मी बच्चों की तरह किताब का पढ़ के फॉलो करके आया करूँ, नहीं। मैंने वहाँ पर पाकिस्तान को देखा, सिंध को देखा, फिर मिर्पुर खास को देखा, उसके अकॉर्डिंग को असिस्ट किया, इंटरव्यू उनका लिया। इंटरव्यू लेने के बाद मैंने कहा चलो यार ये ग्रेजुएट क्लेम कर रहे हैं, मैं इनसे क्या बेसिकली जो है वो पढ़वाऊँ, क्या बेसिकली जो है मैं इनसे पढ़वाऊँ, बस आता हुआ। बट सर ऐसे हादसा हुए हैं कि मास्टर्स करने के बावजूद लड़की जो है मतलब फॉरेस्ट को टूरिस्ट पढ़ रही है, और मतलब यानी कि एक सिंपल सेंटेंस की बात करें तो वो रीडिंग नहीं कर पा रही है, एंड दे आर क्लेमिंग टू बी मास्टर्स। तो मैंने बोला कि मैं उसको भी कोऑर्डिनेट ना करूं, वो हाथ को देखते बाहर करूं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। करंट सिस्टम के मुताबिक जो स्किल्स, दुनिया का जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है, और हमें क्योंकि हम 80s और 90s से उठते हुए आए और अब 2000 में देखा, तो पहले जो दुनिया चलती थी ना, वो चलती थी आपकी डिग्री के ऊपर। डिग्री का जो कॉन्सेप्ट था ना, वो था आपके इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद। एक बेसिकली रेवोल्यूशन आया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया को मज़दूरों की ज़रूरत थी। तो मज़दूरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम हट जाएंगे, असल में एक चीज़ है ना, मैं बस पॉइंट दे दूँ फिर उस पर आगे चलते हैं। मज़दूरों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक सर्टिफिकेट को कंपलसरी किया एजुकेशन सिस्टम के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड डिग्री। ठीक है, अब क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जा चुका है, अब दौर है स्किल्स का। यूरोप के अंदर मोस्टली डिग्रियां ख़त्म होती जा रही हैं, डिग्री जगह ले रही है स्किल्स की। नंबर 1, जैसे आपको अगर वीडियो एडिटिंग आती है, आप ब्लॉगर हैं, आपको वेब डिज़ाइनिंग आती है, आपको टीचिंग की स्किल्स अच्छी आती हैं, यानी स्किल्स बिकती हैं बेसिकली। मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हूं जहां मैं अपनी स्किल्स को बेचता हूं। आज मुझसे कोई नहीं पूछता कि मैं क्या किया। एक और बड़ा फेलियर मुझे याद आया, सॉरी, इसके बाद डिस्कस करूंगा आपसे। सो स्किल्स की वैल्यू, जिस तरह असलान कहते हैं कि यार मास्टर्स उसने किया हुआ है, उसके बाद हम उसको कुछ पढ़ना नहीं आ रहा, ये बिल्कुल फैक्ट है। हमें इस चीज़ को उठा के साइड में रख देना चाहिए आज कि यार आपने कुछ भी किया हो, हमें बताएं क्या आप ये काम कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो आ जाए। तो अब जो नया वर्ल्ड ऑर्डर है एजुकेशन का, वो स्किल बेस है। जिसके पास जितनी स्किल्स होंगी वो उतना ही तेज़ी से ऊपर जाएगा। मैं आपको मिसाल देता हूँ, जब मैंने स्टार्ट लिया अपना कैरियर का, मैंने 15,800 पे नौकरी की। मेरी स्किल्स सर्टेन लेवल तक थी, सिस्टम सपोर्ट इंजीनियर, तारे लगाने वाला इंजीनियर। फिर उसके बाद अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता गया। डिग्री तो मेरी वही थी, उसके बाद तो मैंने डिग्री नहीं ली ना, लेकिन अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करता गया, और जैसे जैसे मेरी स्किल्स इंप्रूव होती गई वैसे वैसे मैं अपनी पोजीशन को बढ़ता गया। नाउ आई एम अर्निंग इन 6 डिजिट और 7 डिजिट। ठीक है, सो ये वो स्किल्स की विधि। मैं बताने का मकसद ये कि आपको कि स्किल्स से कितना फ़र्क पड़ता है। जो अरसलान की बात को मैं इंडोज कर रहा हूँ, स्किल्स बहुत ज़रूरी हैं आज के दौर में। तो आप बीइंग अ टीचर, आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना चाहिए ताकि आप स्टूडेंट के लिहाज से और अपने कैरियर को ग्रो कर सकें। नंबर 2 फेलियर, एक और फेलियर रहेगा मेरे जहन में। मैं मैथमेटिक्स में फेल हो गया था फर्स्ट ईयर के अंदर। फर्स्ट ईयर के पेपर में ये सब पास थे, मैं फेल था। फर्स्ट ईयर का मैथमेटिक्स का पेपर में फेल था, फेलियर था लाइफ का, हो गया। उसकी वजह क्या थी? जब रूट कॉज एनालिसिस की तो पता लगा यार गलती हम में नहीं थी, गलती बैक एंड पे थी। और वही मैथमेटिक्स आज हम खेलते हैं अपने हाथों से। इंजीनियर हैं, लैपलास से खेल रहे होते हैं, रियल टाइम सिस्टम से खेल रहे होते हैं। तो फ़र्क सर हमें नहीं था, बैक एंड पे था। तो खैर ये इसमें आ जाते हैं। सो बैक टू द टॉपिक अगेन, फेलियर डिस्कस करें। नेक्स्ट सर, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा क्लासरूम एक नर्सरी होती है बच्चे के लिए। वो इनडायरेक्ट लर्निंग कर रहा होता है। इनडायरेक्ट लर्निंग इस एज में है ही सारी इनडायरेक्ट लर्निंग। अपने आसपास के माहौल को देख रहा है, और ये डायनेमिक होना चाहिए, यानी इट शुड बी चेंज्ड आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, लाइक 3 महीने 6 महीने, डिपेंड्स ऑन दी एक्सपेंस। ऑब्वियसली मुझे पता है इसमें पैसे लगते हैं, लेकिन आप उसको चेंज करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि आप जो है वो क्लास के एनवायरनमेंट को चेंज करें थ्रू पोस्टर्स, ओके।
सो कुछ साइंटिफिक पोस्टर्स होंगे जो कि बता रहे होंगे उसको साइंस से रिलेटेड चीज़ों को, कुछ जिस तरह ये लगा हुआ है आपका लिटरेचर से रिलेटेड या फिक्शन से रिलेटेड है। अप्रिशिएट करें था अभी। हाँ, ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक मैंने इसको देखा ना, जब मैं फर्स्ट टाइम आया मैंने कहा एक पॉइंट कवर हो गया, और आप लोगों ने बहुत अच्छा कवर किया है, यानी अपने मेहनत की है आप लोगों ने, और उसमें एप्रिसिएशन देनी चाहिए इस चीज़ को। वरना यहाँ क्या होता, यहाँ एक सिंपल सा फर्श होता ना लगाते आप सब। ये आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है तभी आप लोगों ने ये सब कुछ किया है। सो ये बहुत अच्छी चीज़ है। आई थिंक ये चीज़ हमारी इस स्लाइड का भी ऑब्जेक्टिव था। इनडायरेक्ट लर्निंग है, ठीक है, इनडायरेक्ट लर्निंग है। आप बच्चे को बगैर कुछ कहे बहुत कुछ सिखा सकते हैं, ठीक है। जैसे आप क्लासरूम में अच्छी हैबिट्स के बोर्ड लगा दें, ठीक है, इस तरह के जिससे बच्चा वो सीखे, उसके लिहाज से। अच्छा देखें सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। क्या नज़र आ रहा है इसमें? टीचर डांट रहा है बच्चे। वेरी गुड। उससे क्या हो रहा है? सर वो अम्मी उसकी टीचर नहीं है। नहीं, उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? बर्डन आए थोड़ा सा। जब आप देख रहे हैं कि एक फोर्सली इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है, इंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की जा रही है, क्या निकल रहा है नतीजा? बंद सर, विंडो क्लोज। सीखने का अमल खत्म हो गया। जितना आप फोर्स करेंगे, जितना आप प्रेशर देंगे बच्चे पे, उतना ही उसके सीखने की विंडो खत्म हो जाएगी। रादर आपने किया है, यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो फिर क्या होगा कि वो आपसे एक जो फ्रेंडशिप का रिलेशन बनाने की तरफ जा रहा था, या जो एक इमोशनल रिलेशन बनाने की तरफ जा रहा था, वो टूट जाएगा। आई नो हर बंदे में होता, मैं आई टोटली एक्सेप्ट। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ये मुमकिन बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल काम है। हम वो लोग हैं, मैं शेरसलान, हम लोग इसी ग्रास रूट लेवल से उठ के आए हैं। मैं हमको किताबी बात नहीं कर सकते। मैं अगर आपके सामने कहूँ कि यार ऐसा होना चाहिए, बच्चे को बड़ा आइडियल समझाएं, तो सर मुमकिन नहीं है। हमें अपने पैर ज़मीन पर रखने होंगे। मुझे पता है कि जब बच्चा नहीं मान रहा होता तो कैसा गुस्सा आता है, लेकिन सर आप टीचर हैं, उसी को तो कंट्रोल करना है, उसी को तो डाइवर्ट करना है, उसी एनर्जी को तो सेव करना है। वहीं आपने ऑल्टरनेट देना है उसको कि सर ये करोगे तो ये मिलेगा। आपने अपनी एनर्जी सेव करनी है, अपनी उस एनर्जी को सेव करते हुए आपने उसको दूसरी तरफ लेके जाना है। बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत गुस्सा आता है, सीरियसली बहुत गुस्सा आता है, यानी आई टोटली एग्री। लेकिन सर आपने उसको डाइवर्ट करना है, उन्हीं इमोशन से तो खेलना है आपने। मैं हरगिज़ उस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता कि ऐसा नहीं होता, बीइंग ह्यूमन बिल्कुल है। सर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे मुआशरे का बड़ा मसला है, एक अच्छा टीचर, एक्टिव लिसनर। बच्चा अपनी पूरी बात कह रहे हैं, आप उसको सुने, चाहे वो किसी ज़बान में कहना चाह रहा हो, आप पूरी बात सुने, उसकी तहम्मुल से सुने उसकी बात को। उसकी पूरी बात में कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे वो एक्सप्रेस कर देगा अपनी फीलिंग। अच्छा इवन आप देखें, आप कभी कोई ऐसी मुश्किल बात कभी अपने पेरेंट्स से करने की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, आप पहले हिचकिचाते हैं, हेजिटेट होते हैं, डरते हैं, फिर उस पूरी बात में से एक छोटे सा जुमला कहते हैं जो समझ जाते हैं माँ बाप ना उससे। तो एक्टिव लिसनर बहुत ज़रूरी है। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो सर आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते, बल्कि इस बात को तो हम बहुत बड़े लेवल पे लेके जा सकते हैं। एक हमें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, हम एक ट्रेनर आए और हमसे कहा गया कि क्लास के दौरान, यानी जब क्लास हो रही थी, 2 मिनट की खामोशी इख्तियार करनी है। वुड यू बिलीव और नॉट, 120 सेकंड बहुत मुश्किल था हमारे लिए खामोश रहना, और ये काम आप यहाँ कर सकते हैं। ये थेरेपी होती है। तो इस थेरेपी को आप बच्चों में इस्तेमाल करें। 60 सेकंड की खामोशी, 20 सेकंड की खामोशी, सुनने की तरफ जाएं, क्योंकि जब आप सुन रहे होते हैं उस वक्त आपका 73% माइंड आपका एक्टिव होता है। तो आप बोल रहे होते हैं उसका प्रोपोर्शन होता है। तो आप सुनने वाले बने। जब सुनेंगे तो आप उस बच्चे की बात को समझ पाएंगे और आप उसके मुताबिक एक्शन ले पाएंगे। देखिए आपका टीचर होने का मकसद ये नहीं कि आप एक्शन लेंगे, आप कुछ स्टेप बताएंगे कि सर ये स्टेप लेने। आपके पास इनपुट ही अगर गलत आ जाए या इनपुट पूरा ना आए तो कैसे मुमकिन होगा। यानी गार्बेज इन तो सर गार्बेज आउट। सो बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकली बहुत तहम्मुल से सुने। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट बट करना पड़ेगा सर। और ये आपको आपके जो पर्सनल लाइफ है उसमें बड़ा
जो है ना वो हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। मैंने खुद देखा, मैंने खुद सीखा इस चीज़ को। हम इस सोसाइटी का पार्ट नहीं थे, लेकिन हमें ग्रूम किया गया, हमें बनाया गया और बताया गया कि सर एक्टिव लिसनर कितना ज़रूरी है। बीइंग एन मैनेजर, वेरेटर में 950 बंदा काम करता है, 300 बंदा एक शिफ्ट में होता है, 3 शिफ्ट में हम काम कर रहे होते हैं, 950 बंदे को सुनना होता है मैंने, मोर और लेस, और सुनना के कानों से खून आ जाए इतना मुश्किल होता है। लेकिन बीइंग एन एक्टिव लिसनर आप सोल्यूशन तक पहुंच जाएंगे। सो ये सिर्फ स्टूडेंट और टीचर के लिहाज से नहीं है, ये सर बहुत ज़रूरी है आपके। मेरी बात सुनो प्लीज़, मेरी बात सुनो। बच्चा कह रहा होता है इनडायरेक्टली मेरी बात सुनो, लेकिन हम कहते नहीं मेरी बात सुनो, तो फिर क्लैश होता है। सब सेल्फ एक्सप्लेन कर रही चीज़ों को इम्प्रूव करता है कम्युनिकेशन, और सारा गेम ही कम्युनिकेशन का है। सर बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखें, हर लफ्ज़ का एक पावर है बहुत, यानी कि आप देखें हम जो अल्फाज बोल रहे होते हैं ना उसके पीछे पूरी स्टोरी होती है। हम अगर कहते हैं निकम्मा, उसके पीछे पूरी स्टोरी है। एक ऐसा शख्स जो फेलियर है, जो बैठा हुआ है, कुछ नहीं करता, जिसकी कुछ नहीं आता। हम ऐसे अल्फाज बच्चों के सामने बिल्कुल इस्तेमाल ना करें जो ये जाहिर करते हो कि वो कमज़ोर हैं, वो फेल हैं, या वो सोसाइटी में अपना पार्ट प्ले नहीं कर सकते किसी फॉर्म में। उनके सामने हमेशा ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो कि हीरो के अल्फाज होते हैं, जो उनको मोटिवेट करें। और दो कि वो होते हैं, मतलब उनमें गलतियां होंगी हम, लेकिन उनकी जगह जो है उनके इन्होंने इस्तेमाल करें। हम डायरेक्टली उनको ना कहें कि आप वो सॉरी कहते हो, कहते हैं हम तो पर सरकारी स्कूल में तो हम तो पर इस्तेमाल होता था ये लफ्ज़, लेकिन हम अवॉइड करें क्योंकि हर लफ्ज़ का एक पावर है। अच्छा, ये सिर्फ आपको हेल्प टीचिंग में नहीं करेगा, ये आपको आपके पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करेगा, बहुत ज़रूरी होता है। आप झूठ बोल रहे हैं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। हाँ, गलत बयानी कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा देखिए, अब जैसे मैं अपनी मिसाल देता हूँ आपको ना, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट का बोर्ड है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना हमारा पूरे एक पूरी कंपनी का। जब ऐसे मसले मेरे सामने आते हैं ना, दो लोगों के दरमियान आपस में भड्डा हो गया, लड़ाई हो गई, अब वो कोड ऑफ कंडक्ट में चले गए। कोड ऑफ कंडक्ट का मैं मेंबर हूँ, बोर्ड का ना। जब हम मोस्टली उनकी बात को सुनते हैं ना सर, गुस्सा ठंडे होने के बाद, तो बात निकलती नहीं है कुछ। हम कहते हैं क्या मसला था सर, वो ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा, ये कहा। मैंने कहा ये तो कोई मसला नहीं है। जब वो हम 2 घंटे 2.5 घंटे हफ्ते बाद उनको दोबारा से बोर्ड में लाते हैं ना, दोनों को बैठाते हैं, तो पता लगता है ये तो मसला ही नहीं था कोई। हम उस वक्त जोश खिताबत में बहुत कुछ कह जाते हैं। यही बच्चों के साथ है कि हम बहुत कोशिश करें उनके साथ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें जो उनको मोटिवेट करें, ना कि ये जिसमें कहे गए। सर ये डेटा है, ये जितनी भी बातें की गई, ये तमाम की तमाम प्रूव है, ये लिंक्स हैं, आप इनको देखना चाहें। ये मेरी राय नहीं थी, ये इंटरनेशनल इदारों की राय थी। ये तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं, आप अगर वेरीफाई करना चाहें तो आप वेरीफाई कर सकते हैं। ऐसे कर जाओगे, फॉर एग्जांपल आप देख रहे हैं कहीं गाने का, तो आप क्लिक करोगे, हाँ सर, थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।